आखिरकार मैं वापस से एक और ब्रांड न्यू सीरीज लेके आ ही गया। और देखो यार, तुम लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि हेन तो भाई एक मुरिम लेके आओ, तो यार ठीक है, इस बार तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मुरमुरा मुरिम लेके आया है, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब तुम इसी खुशी में अपने बीवी बच्चे छोड़ के पूरी ज़्यादात मेरे नाम पे कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूँ यार कि आखिरकार मेरे सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा रईस है। इसलिए यार कमेंट में बता देना कि साला कितने एकड़ ज़मीन है तुम्हारे पास। हाँ चलो, बहुत ज़्यादा फालतू बातें हो गई। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैं स्टोरी के बारे में तुमको बिल्कुल भी कोई हिंट नहीं देने वाला, तुम बस देखो और इन्जॉय करो। वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक फेस्टिवल हो रहा होता है और उसके अंदर एक बंदा ना भूख कड़ू की तरफ बहुत सारा खाना खा रहा था। और इसे देख के ना वहाँ के सारे लोग शौक होते हैं और एक बंदा कहता है, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? क्या वो इतना सब खाना खाने के चक्कर में मर तो नहीं जाएगा? और आखिरकार ये खाना खाते हुए रो क्यों रहा है? और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत मोटा सा बंदा होता है जो कि खाना खा रहा था। और मैं तुमको जानकारी के लिए बता दूं, यही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और इसको भी मोटा देख के ना तुम कहानी छोड़ के मत जाओ, बाद में बंदा सेक्सी हो जाएगा, ओके। और तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा होता है जो कि उस बंदे से कहता है, लगता है कि तुम इसको पहली बार देख रहे हो, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो जो बंदा होता है हंसते हुए कहता है, अच्छा क्या ये इसके लुक्स की वजह से? लेकिन वो जो दूसरे वाला बंदा होता है वो कहता है, हाँ तुम अपने आप को एक मर्चेंट कहते हो, तुम्हें किसी के लुक्स को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, लेकिन तुमने इसके बारे में तो सुना ही होगा। उसने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीट हासिल किया है, वो भी सारी मर्चेंट यूनियन को एक साथ जोड़ के, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। और ये सुनते हुए जो पहला वाला बंदा होता है ना, वो पूरा शौक हो जाता है और वो कहता है कि क्या उसने सारे मर्चेंट यूनियन को हानेन में इकट्ठा किया था? और ये सुनते ही जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ यही वो इंसान है, द ग्रैंड मर्चेंट, जिसने हानेन पे सारे मर्चेंट यूनियन को एक साथ जोड़ा था, द स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन के यंग हायरीन। और तभी हम देखते हैं कोई चिल्लाए कहती है रुक जाओ, और हम देखते हैं वहाँ पे एक औरत आती है जो कि अपने एमसी को चिल्लाते हुए कहती है, एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में 3 मील खाता है, लेकिन तुम यहाँ पे अकेले एक इंसान के 3 दिन का खाना खा चुके हो। और उसके बाद वो उसको रोकने लगती है और कहती है, तुम अपना खाना बंद करो, मैंने तुमको पहले भी कहा है कि अगर तुम इसी तरह से खाते रहे तो तुम अपने आप को ही हर्ट करोगे। और इधर हम बैकग्राउंड पे उस बंदे की भी आवाज़ सुनते हैं जो कि कह रहा था कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि ये पर्सन जब जवान था तब ये अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस था। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस औरत को अपने आप को रोकते हुए देख के उसको चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, अगर मैंने खाना बंद कर दिया तो मैं अपने आप को ही हंट करने लगूंगा, मेरे वो नाइटमेयर्स, मेरा मतलब। और ये सुनते हुए जो औरत होती है ना वो शौक हो जाती है और वो उसका हाथ छोड़ देती है। और उसके बाद वो जो अपना एमसी है ना वो फिर से खाने लगता है। और तो जो औरत होती है वो कहती है, ठीक है फिर, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम इस तरह से जी के मर पाओगे? और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो पीछे पलट के रोते हुए कहता है, योना। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक गैरेज को देखते हैं जिसके अंदर अपना एमसी और योना बैठे होते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, ये सारी धन दौलत मेरे लिए बेकार है, मेरे अंदर एक ऐसा दर्द है जिसको मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ, जो कि कभी भूख और चमकदार गहनों से ठीक नहीं हो सकती। लोगों को खोने का दर्द, ये सबको समझना चाहिए। हाँ मुझे अभी भी वो सारे नाइटमेयर्स आते हैं उस दिन के। और ये सुन के जो योना होती है वो कहती है कि यंग मास्टर। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, इस चीज़ को सालों बीत चुके हैं जब मैंने द स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन को बनाया था, लेकिन तुम स्टिल अभी मुझे हेड मर्चेंट कहने की जगह यंग मास्टर कहती हो। और ये सुनते जो योना होती है वो कहती है, फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल ही बीत जाए, आप मेरे लिए हमेशा तियानजोंग क्लैन के यंग मास्टर ही रहेंगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो सोच रहा था, योना मैं अभी तुम्हारे ऊपर नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे फेस में झुर्रियाँ पड़ने लगी है। आखिरकार मैंने कब अपने क्लैन को छोड़ा था और एक दूसरे फैमिली में मैरिज कर लिया था, तुमने मुझे इतने सालों से फॉलो किया और मुझे बचाया। हाँ तुम मेरे लिए बस एक सर्वेंट नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह हो। अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता, उसी दिन जिस दिन तियानजोंग क्लैन अपने एंड पे आ गया था। मैं अपने फैमिली को ही सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, मेरे फादर, जिनको कि मैं इस दुनिया में हर एक चीज़ से भी ज़्यादा हेट करता हूँ। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक मूर्ति थी और उसको अपना एमसी कह रहा था, आपसे ये मेरे जगह पे यहाँ पे काम करेगी, और अगर फादर मेरे बारे में पूछते हैं तो तुम डायरेक्ट उनको इस स्टैचू के पास लेके आ जाना। तो हमारा एमसी हमें बताता है, जैसे ही मैंने अपना पीट किया अपने फैमिली की तरफ पूरी तरह से, वैसे ही हमारे मार्शल आर्ट क्लैन के ओल्डेस्ट सन होने की जगह पे मुझे द स्काई ओशन सेक्ट में अरेंज मैरिज करके बेच दिया गया, जिसको कि मैंने मना तक नहीं किया। और उसके कुछ सालों बाद जो तियानजोंग सेक्ट है उसके ऊपर डाबी सेक्ट ने हमला कर दिया। और मैंने तब फाइनली ये रियलाइज़ किया जब मैंने ये देखा कि मेरा पूरा का पूरा क्लैन आग की लपटों में घिर चुका है। मैं अपने फादर को जितना ज़्यादा हेट करता था उससे कहीं ज़्यादा मैं उनको प्यार करता था। हम देखते हैं कि वो अपने फैमिली को खोने के गम पे उसी मूर्ति पे जो उसने बनवाया था उसी में ही अपना सर जोर जोर से पटकने लगता है। और तभी वहाँ पे योना आते हैं जो कि उसको रोकती है और कहते हैं कि रुक जाओ, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? और उसको रोक लेती है। और इसी के साथ हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ पे जो अपना एमसी है ना उसके कैरेज की तरफ कोई तो चीज़ बहुत जोर से बढ़ रही होती है। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि योना से कहता है, आज से मैं पूरा चेंज हो जाऊंगा, मैं अपने बीबी के साथ जो मेरे रिश्ते हैं उसको भी सुधारूंगा, और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि मेरा ये जो मोटापा है उसको भी मैं कम करूंगा। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, मेरे पास अभी दुख बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए मैं मेक श्योर करूंगा कि अभी मेरे पास जो फैमिली है उसको मैं अच्छे से सर्व करूँ।
हाँ वो बात अलग है कि मेरी जो बीवी है वो थोड़ी सी कोल्ड है, बट हाँ वो मैं संभाल लूंगा। अगर योना तुम भी तो मेरी फैमिली जैसी हो, और जो योना होते हैं वो कहती है यंग मास्टर मैं मेक श्योर करूंगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा, और इतना वो कह ही रही थी कि तभी वहाँ पे ना वो कैरेज को ना फाड़ते हुए कोई पर्सन आता है जो कि सीधे योना के बॉडी के ऊपर लगता है, और अपने एमसी को समझने तक का टाइम नहीं मिलता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या गया है। और देखते ही देखते वो जो पर्सन होता है ना वो अपने एमसी के कैरेज को चीरते हुए दूसरे साइड निकल जाता है, और अपना एमसी भी उस कैरेज से बाहर आके नीचे गिरता है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना जो उनके कैरेज से टकराया था वो सीधे जाके एक पेड़ में टकराता है, और हम देखते हैं ये कोई बूढ़ा पर्सन था जिसके की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, और वो सोच रहा था मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन ने उसको ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो जो पर्सन था जिसके ने उसके ऊपर हमला किया था उसकी कटाना उसके हाथ में घुस जाती है, और वो कहता है मैंने कहा था ना तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। और वो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे और दो बंदे आते हैं जो कि उसकी बॉडी में कटाना डाल देते हैं, और तभी वो जो बंदा होता है फिर से कहता है तो अच्छा, तो इसी तरह से ऑलमाइटी डिमोनिक मास्टर का एंड होता है, और इसीलिए गुड बाय मेरे प्यारे मास्टर। और ये सुनते ही वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो कहता है कि साले तुम और तुम्हारे ये जो ब्लड डीमन कैसल है, अगर मैं तुम लोगों को जिंदा पीस के अगर तुमको पी नहीं चाहता तो मैं अपने आप को डिमोनिक मास्टर नहीं कहूँगा। और इतना कहते ही वो अपने पावर को रिलीज करता है जिससे वो सारे के सारे लोग दूर हट जाते हैं, और तभी हमारा सीन वापस अपने एमसी की तरफ जाता है जो कि धीरे धीरे होश में आता है, और उठते ही सबसे पहले यूना को दिखता है, और उसके पास वो दौड़ के जाता है और कहता है यूना, लेकिन वो देखता है कि जो यूना है वो मर चुकी थी, और इसे देख के वो पूरी तरह से टूट जाता है और चिल्ला कहता है आखिरकार ये मेरी किस तरह की बदकिस्मती है, और वो बहुत जोर से रोने लगता है। और उसके बाद हम वापस उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं जिसने सारे एसेसियन को मार दिया था, और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो कहता है मुझे एक न्यू बॉडी ढूंढने की ज़रूरत है, इससे पहले कि मेरा दिल रुक जाए मुझे जल्दी से स्प्लिट पोजीशन टेक्निक को यूज़ करना होगा। हाँ सिट, लगता है कि ये मेरी जर्नी का एंड है। लेकिन तभी वो सुनता है कि कोई उसे कहता है ए बुढ़ाऊ, और वो देखता है कि उसके सामने अपना एमसी है, और वो कहता है मैंने अपने एक फैमिली मेंबर को खो दिया, वो भी तुम्हारे इस झगड़े की वजह से। आखिर तुम यहाँ पे लड़ क्यों रहे थे? लेकिन वो कुछ बात नहीं करता, और इससे कि जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके कॉलर को पकड़ के उसको हिलाते हुए कहता है कुछ कहो तुम, आखिरकार तुम्हारी वजह से मेरी एक फैमिली मेंबर मर गई। लेकिन तभी वो बंदा कहता है तुम्हें ये नहीं करना था, और जब अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या, लेकिन तभी वो जो ओल्ड मैन होता है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है, और अपना एमसी कुछ समझ भी नहीं पाता और उसकी बॉडी नीचे गिरने लगती है, और वो सोचा था कि क्या एक प्रेशर पॉइंट अटैक, मेरी बॉडी में हिला नहीं पा रहा। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो धीरे धीरे अपने एमसी के पास आता है, उसकी बॉडी से ऑरा रिलीज हो रही थी, और मैं इस ओल्ड मैन को ना डिमोनिक मास्टर कहूँगा तो तुम कंफ्यूज मत होना। और वो कहता है तुम्हें किसी बूढ़े घायल इंसान को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो सोचा था हाँ मुझे पता था कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने अपना टेम्पर खो दिया, सिट। और तभी हम देखते हैं वो जो डिमोनिक मास्टर होता है ना वो अपने एमसी के पास आके बैठता है और कहता है ये मेरा लास्ट टाइम है जब मैं स्प्लिट पोजीशन टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एक यंग और टैलेंटेड बॉडी की ज़रूरत थी जिससे मैं लंबा जी सकूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी अपने अंत के कगार पे हूँ इसलिए मेरे पास अब दूसरा चॉइस नहीं है। भले ही ये कोई सुअर की बॉडी क्यों ना हो, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। उसके बाद तो अपने एमसी के ऊपर स्पिरिट पोजीशन टेक्निक का यूज करने लगता है, और वो सोचा था मैं अपने बाएं हाथ में 160 साल की मार्शल एसेंस जो कि ट्रू की आई है उसे डालूंगा, और अपनी आत्मा का अंत जो कि एक स्पिरिट है उसे अपने दाएं हाथ में अपने नए शरीर में डालूंगा। और हम तभी देखते हैं वो टेक्निक खत्म हो जाती है, और अपने जो डिमोनिक मास्टर है उसकी सोल अपने एमसी की बॉडी में आ जाती है, और जैसे ही उसकी सोल उसकी बॉडी में आती है वो अपनी पुरानी बॉडी को दूर हटाता है, और उसके बाद तो अपने बॉडी को हिला के देखता है कि वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, और उसके बाद तो एक डिमोनिक सी स्माइल देता है और सोच रहा होता है कि मैं सक्सेस हो गया। लेकिन तभी उसके बॉडी के अंदर कुछ होने लगती है, और वो कहता है साला ये कमीना मेरी ट्रू की वाई और स्पिरिचुअल पावर से इसको तो ऑलरेडी सप्रेस हो जाना चाहिए था। और हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जो ये कहता है मैं इस तरह से नहीं मर सकता। हम देखते हैं कि अपने एमसी की सोल और डिमोनिक मास्टर की सोल उस बॉडी को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन जो डिमोनिक मास्टर की सोल होती है वो अपने एमसी की सोल को सप्रेस करने में कामयाब हो जाती है, और वो कहता है हाँ मैं इसके विल पावर को देख के थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन आखिर में ये फुलफिल हो ही गया। और जो अपना एमसी होता है वो गायब होते हुए सोचा था मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे फेड हो रही है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो पहले वाला बंदा जो कि डिमोनिक मास्टर के ऊपर हमला किया था वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है, और उठते हुए कहता है अच्छा तो तुम बॉडी चेंज कर सकते हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो डिमोनिक मास्टर। अब जाके पता चल रहा है कि जो काउंटलेस डिमोनिक ह्यूमन है डिमोनिक हेवेंस के, वो आखिर तुम्हें हमारे मास्टर के तौर पे क्यों कहते हैं। और उसके बाद तो सीधे डिमोनिक मास्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है आपसे तुम्हारी जैसे पैथेटिक की लाइफ यहाँ पे खत्म होती है। और जो डिमोनिक मास्टर होता है ना वो सोचा होता है डेमिट स्पिरिट पोजीशन टेक्निक अभी कंप्लीट होने ही वाली थी, लेकिन तभी वो जो बंदा होता है ना अपने कटाना को अपने डिमोनिक मास्टर के गर्दन में उतार देता है, और जो डिमोनिक मास्टर है ना उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक एपोथिकरी को देखते हैं जिसके अंदर जो अपना एमसी है वो सोच रहा था कि मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सर टुकड़ों में बिखर जाएगा।
आखिर मैं हूँ कहाँ पे। और उसके बाद तो वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि क्या एक एपोथेकेरी, मेरा गला सूख रहा है। और उसके बाद ना बगल में ना एक कटोरे में कुछ होता है, उसको पी लेता है और कहता है हाँ अब मुझे बेहतर लग रहा है, क्या ये मेडिसिन थी। और तभी उसकी नज़र उसके हाथों में जाती है और उसको देखते ही वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जैसे उसको रियलाइज़ होता है कि उसका हाथ पतला हो चुका है, वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या, आखिर मेरे बॉडी को क्या हो गया। तभी वहाँ पे एक छोटी सी लड़की दौड़ते हुए आके कहती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो, मैंने यहाँ पे कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। और उसको देखते ही जो अपना एमसी होता है उसको पकड़ के कहता है योना, क्या ये तुम हो, आखिर तुम इतनी ज़्यादा यंग कैसे हो गई। ऐसे सुन के जो योना होती है वो कहते हैं कि यंग मास्टर क्या आपने दोबारा से कोई बुरा सपना देखा। और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा था हाँ ये शायद मेरा एक सपना है। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसने जो कटोरी नीचे गिराई थी ना, उसके टूटे हुए टुकड़े पे उसका पैर लग जाता है जिससे उसको चोट लग जाती है। और इसे देख के जो योना होते हैं कहते हैं यंग मास्टर आप खाली पैर में क्यों उतरे। और जो अपना एमसी होता है वो भी इसे देख के शौक होता है और सोचा था कि क्या आखिर ये पेन मुझे इतना ज़्यादा रियल क्यों लग रहा है, क्या इसका मतलब ऐसा है। और उसके बाद वो कुछ दिखता है और वो शौक हो जाता है और उसके बाद ना वो बाहर जाने लगता है। और इसे देख के जो यूना होती है वो कहते हैं कि यंग मास्टर आपको अपने इसे घाव वाले पैर के साथ इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। लेकिन हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने सामने उसी की मूर्ति दिखता है। और वो सोचा था कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार क्यों ये। और उसके बाद उसको उसकी पुरानी यादें आने लगती है। उसका जो अपना एमसी होता है वो यूना से कहता है यूना ये जो मेरी स्टैचू है जो कि फादर से मिलने को मना करती है, अगर इसको यहाँ पे कब से रखा गया है। और जो यूना होती है वो कहती है कि इसे 5 दिन हो चुके हैं यंग मास्टर। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये मैं खुद ही पता लगा लूँगा। और उसके बाद वो बहुत ही गुस्से से अपने सर को पीछे करता है और बहुत ही ज़्यादा जोर से उस मूर्ति में अपने सर को पटकता है, जैसे वो जो मूर्ति होती है वो टूट जाती है। और ऐसे देखे जो यूना होते हैं वो कहते हैं कि यंग मास्टर। और तभी जो अपना एमसी होता है वो खून से लथपथ होता हुआ सोच रहा था ये कोई सपना नहीं है, पता नहीं कैसे लेकिन मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। और इस स्टैचू को देख के ऐसा लग रहा है कि ये उससे 3 साल पहले है, उस दिन जिस दिन मेरा क्लैन खत्म हुआ था। और इस तरह से अपने एमसी को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना पूरा शौक होते हैं। और तो जो अपना एमसी है वो सोच रहा था मैं अपने तियानजोंग क्लैन के लोगों को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद हमें बताया जाता है दी तियानजोंग क्लैन जो कि मार्शल क्लैन है और ये हाना तियानजोंग माउंटेन के पास लोकेटेड है। बहुत टाइम से उस जगह पे कुछ परिवार थे जिन्होंने अपना नाम माउंटेन्स के नाम पे रखा था, लेकिन जो यंग क्लैन है उसने उन सबको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद से जो हानान के लोग हैं उन्होंने उनको तियानजोंग क्लैन कहा। और जो लोग उस टाइम को याद करते हैं वो लोग उस क्लैन की तारीफें करते हैं। लेकिन तियानजोंग क्लैन की जो फेम है वो नीचे गिर गई और लोगों ने उसकी तारीफें करना बंद कर दिया। और उसके बाद से वो एक तियानजोंग क्लैन के अलावा और कुछ भी नहीं था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कोई तो कहता है ऑलरेडी 30 साल बीत चुके हैं। और हमें पता चलता है ये अपने एमसी का फादर है जिनका नाम है योंग बियांग और ये तियानयोंग क्लैन के क्लैन हेड है। और वो कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा कि जब से एल्डर योंग गोसोंग जो कि सुप्रीम ड्रैगन ऑफ हाना थे वो चले गए तब से हमें कोई एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट नहीं मिला। और सभी लोग हमारे क्लैन को अपने पुराने वाले रूप का एक साया ही समझते हैं। और ये कितनी ज्यादा दुख की बात है कि हम इसको इनकार भी नहीं कर सकते। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे अपने एमसी की माँ भी बैठी थी जो कि कहती है हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि हैरिन जल्दी से रिकवर हो जाए और वो हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके चले जाए। और जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो कि आखिरकार वो मुझे कितना ज़्यादा हेट करता है। मुझे लगा कि मैं ये सब सोच समझ के कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ की मौत के बाद वो रिकवर नहीं हुआ था और मैंने कुछ जल्दी ही शादी कर ली। इसका मतलब ये जो लेडी है ये उसकी सेकंड मदर है। और वो कहती है हमें थोड़ा धीरज रखना होगा, शायद उसको थोड़े और टाइम की ज़रूरत है। और तभी उसका जो फादर होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि टाइम इस चीज़ को ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच की जो घाई है वो टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। मैं जब 5 दिन पहले उससे मिलने गया था गार्डन पे तब उसने वहाँ पे एक स्टैचू रख रखी थी और उसने मुझसे कहा कि मैं इस स्टैचू को उसकी जगह पे प्रिटेंड करूं। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे योनहा आती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है क्लैन हेड। और इसको देख के जो अपना एमसी का बाप होता है वो कहता है कि योना आखिरकार तुम यहाँ पे इतनी जल्दी में क्यों हो। और जो योनहा होती है वो रोते हुए कहती है यंग मास्टर हायरिन वो सडनली। और तभी जो अपने एमसी का फादर होता है वो कहता है पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ योनहा। जो योनहा होती है वो कहती है जो यंग मास्टर है उन्होंने अपने आप को हर्ट कर दिया और वो अभी बेहोश है। और ये सुनते उसके मॉम एंड डैड पूरा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन अपने एमसी की तरफ जाती है जहाँ पे उसको पट्टी लगा के वो बेड पे सोया हुआ होता है और उसको सपने आ रहे होते हैं जहाँ पे वो सपने में देख रहा था कि वो एक झरने के पास खेल रहा है जहाँ पे उसके बगल में उसकी माँ बैठी है क्योंकि कहती है हायरिन क्या तुम्हें ये झरने का रास्ता इतना ज्यादा पसंद है। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी कोई मछलियाँ हैं। और तभी जब अपना एमसी होता है एक बड़ी सी मछली पकड़ लेता है और कहता है कि माँ देखो मैंने एक बड़ी पकड़ ली। उसकी माँ का कोई रिप्लाई नहीं आता और उसके बाद वो देखता है तो उसकी माँ ऊपर बेहोश हो चुकी थी। और इसको देख के वो मामा चिल्लाते हुए उसके पास हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और अपना जो एमसी है वो बगल में बैठ के रो रहा था। और तभी वो जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि हायरिन मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं अब तुम्हारे साथ कभी उस झरने में मछली पकड़ने नहीं जा सकती। सुन के जो अपना एमसी होता है अपनी माँ को गले लगा कर रोने लगता है। और जो उसकी माँ होती है वो कहते हैं कि रोना बंद करो, तुम्हारी माँ ठीक है
और तभी उसको ना एक डिमोनिक आवाज़ आती है जो कहती है अपनी एक घटिया आंसू बंद करो। और जैसे ही अपना एमसी अपनी माँ की तरफ देखते हैं ना, उसकी माँ नहीं होती बल्कि वो डिमोनिक मास्टर होता है जो कि उसको कहता है तुम कमज़ोर, तुम्हारे सर को मैं एक ट्रीट की तरह समझूंगा। और उसके बाद वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है उसको खाने के लिए, और तभी अपने एमसी की नींद खुल जाती है, जहाँ पे वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। और वो कहता है ये जगह तो मुझे किसी रीजन की वजह से फैमिलियर लग रही है, ये तो मेरा रूम है जब मैं जवान हुआ करता था, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था, मैं सच में पास्ट में वापस आ चुका हूँ। और वो सोच रहा था वो पास्ट जहाँ पे मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा हेट करता था और अपने आप को अपने फैमिली से आइसोलेट कर लिया था। मेरे फादर और मेरी फैमिली के डेथ के बाद ही इस क्लैन का फॉल स्टार्ट हो गया था, और शायद मैं उसे होने से रोक सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी फ्यूचर पता है। और अपने एमसी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके लोअर बॉडी पे कुछ तो होने लगता है और वो उसको समझ नहीं पाता। और हम अपने एमसी के रूम के बाहर देखते हैं जहाँ पे दो लड़कियां बात कर रही थी, और जो ब्लू टेज वाली होती है वो कहती है कि क्या सच में उन्होंने अपने सर के एक ही हमले से उस मूर्ति को तोड़ दिया था। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उनको हमेशा बीमार देखा है और मैंने तो सुना था कि उन्होंने मार्शल आर्ट भी नहीं सीखी। लेकिन जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है लेकिन वो सब मैंने अपने आंखों से देखा है, शायद उनको किसी ने पोजेस कर लिया। और इतना वो कह ही रही थी कि तभी जो अपना एमसी है ना वो अपना दरवाजा खोलते हुए बाहर आता है, और इसे देख के वो दोनों के दोनों घबरा जाती है। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ हुआ क्या, मुझे सडनली इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस क्यों हो रही है, और आखिर मेरे लोअर डेंटियान पे इतनी ज़्यादा हीट क्यों आ रही है। मुझे औरत चाहिए, मुझे एक औरत चाहिए। सिट, मैं इस टाइम पे मुझे चलने फिरने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल वही सेम एनर्जी है जो कि मैंने उस ओल्ड मैन से महसूस की थी। उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ये यंग एनर्जी में मैनिफेस्ट हो रही है। और हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जिसको कि ये सब संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही होती है। वो सोचा था नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा है, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं किया तब। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है, और वो सोच रहा था मुझे साथ ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि मुझे नहीं करना है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो दोनों लड़कियाँ होती हैं वो कहते हैं कि यंग मास्टर आप इतने ठंड में ऐसे बाहर क्यों जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो अपना एमसी है वो सुनता नहीं और वो भागते ही जाता है। हम देखते हैं कि उसके बॉडी के चारों तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और वो सोच रहा होता है ये ओल्ड मैन की एनर्जी मुझे कंज्यूम कर लेगी अगर मैंने जल्दी इसके बारे में कुछ नहीं किया तो। और उसका जो अपना एमसी है वो एक जगह को देखता है और कहता है कि हाँ ये जगह। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो उसी झरने पे जंप कर देता है जहाँ पे वो बचपन में अपने मम्मी के साथ आया करता था। और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं बच गया। और तभी अपने एमसी को ना कोई चिल्ला के बुलाता है, और अपना एमसी जैसे उस तरफ देखता है वहाँ पे उसका बाप दौड़ते हुए आ रहा था, और वो उसके पास आके उसको पकड़ के कहता है कि हैरिन आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा हिट करते हो, लेकिन इस तरह के ठंडे दिन में इस तरह से यहाँ पे आना, क्या तुम सच में मरना चाहते हो। और इस तरह से अपने बाप को अपने सामने देख के वो सोचा था मैंने आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस किया फादर, लेकिन अचानक से अगर मैं आपके ऊपर प्यार दिखाने लगूँ तो लोगों को अजीब लगेगा, इसीलिए फिलहाल के लिए मुझे ये नेचुरली क्लोज होने की ज़रूरत है। और उसके बाद वो अपने पापा को ना गले लगा लेता है, और उसके बाद वो कहता है कि फादर मैं और अपने मन में कहता है मैं वापस आ गया। अगर ये कोई सपना है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी ना उठूँ, और अगर ये कोई इल्यूजन है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आंखें कभी ना खुले। और उसके बाद हमारा सीन 3 महीने के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना एमसी किसी के साथ बैठ के फिशिंग कर रहा था, और हमें पता चलता है ये उसका हाफ ब्रदर है, इसका नाम है योंग कीजुआंग। अपने एमसी को हंसते हुए कहता है क्या तुम अपनी जिंदगी भर बस ऐसे मछली पकड़ते रहोगे या कुछ करोगे भी। और तभी जो अपना एमसी है वो हमें बताता है इन 3 महीनों में मैं अपने फैमिली के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ, और मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में मैंने कभी भी कीजुआंग से बात नहीं की थी। कीजुआंग क्लैन के सीक्रेट मार्शल टेक्निक को सीख रहा है, लेकिन जब वो क्यूआई ब्लॉकेज से सफ़र कर रहा था उसके बाद वो बेसिकली किसी भी चीज़ को करने में कैपेबल नहीं था, और उसकी वजह से जो तियानजोंग क्लैन है उसने अपनी इन्फ्लुएंस को खो दिया और बस यूची क्लैन का एक ब्रांच ही रह गया। और उस टाइम पे मैं ऑलरेडी स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन का सन इन लॉ बन चुका था, और उस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया और मुझे अपनी फैमिली की न्यूज़ बहुत ज़्यादा देरी से पता चली, और इसी वजह से मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। और उसके बाद हम कीजुआंग को देखते हैं जो कि कहता है बट हैरिन क्या ये सही रहेगा क्योंकि तुम अब से जो मेडिसिन ले रहे थे वो तुमने लेना बंद कर दिया है। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ ये सही है, उसी मेडिसिन की वजह से तो मैं मोटा हो गया था। और जो कीजुआंग होता है वो कहता है कि लेकिन तुम कम मोटे थे। और जब अपना एमसी होता है वो सोचता है सिट यार। और उसके बाद वो कीजुआंग से कहता है मेरा मतलब ये है कि मैं मोटा हो जाऊंगा। तो जो कीजुआंग होता है वो कहता है कि हाँ एनीवे वैसे तुम अभी जैसा हो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। और उसका जो कीजुआंग होता है वो दोनों की टोकरी निकालता है जहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं पापा से जीत गया हैरिन। और जो अपना एमसी होता है ना इसको देखते ही सारे मछली को ऊपर उठाए कहता है मैं दोबारा नहीं हार सकता। और जो कीजुआंग होता है वो कहता है कि तुम चीटिंग करते हो, लेकिन जो अपना एमसी है ना वो कीजुआंग को ही पकड़ के कहता है देखो मैंने बड़ी मछली पकड़ ली। और उसके बाद वो उसको लेकर नदी में कूद जाता है। और जो अपना एमसी है वो सो जाता है। मैं पहले इस बात से अनजान था कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट किड है। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल के जाने लगते हैं। और जो अपना एमसी है वो सोचा था मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन डाल दिया था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना कीजुआन। और
और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो वर्कआउट कर रहा था और वो सोच रहा था मैंने अपना दिन वर्कआउट करते हुए स्पेंड करना चालू कर दिया। मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा इससे पहले कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जो ओल्ड मैन की एनर्जी है वो मेरे ऊपर दोबारा कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन इससे अभी तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। हालांकि एक इंसिडेंट के बाद उसकी जो एनर्जी है वो सडनली बढ़ गई थी, लेकिन मैंने झरने के नीचे बैठ के मेडिटेट करने का एक आदत डेवलप कर लिया। का जो अपना एमसी है ना वो झरने से बाहर आता है, जिसके बाहर आते ही वहाँ पे एक लड़की ना कुछ कपड़े लेके उसका वेट कर रही थी और ये होती है उसकी हाफ सिस्टर जिसका नाम होता है योंग सियोलान, जिसको कि मैं सिया कहूँगा। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सिया के पास आता है और कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिया होती है वो हंसते हुए कहती है लेकिन मुझे ये पसंद है क्योंकि हम लोग अभी दोस्त बन चुके हैं। और तो जो अपना एमसी है वो हमें बताता है कि मैंने कहा था कि मैंने कीजवान में पिछली लाइफ पे कभी बात नहीं की थी, लेकिन जो सिया है उसके साथ में मैं बहुत ही ज़्यादा मीन था, जबकि वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाइस थी और वो हमेशा से एक्टिव और फ्रेंडली थी और उसको किसी भी इवेंट में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जैसे कि फायरवर्क्स। और वो मुझे हमेशा ऑफ़र भी करती थी कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन हमेशा जब भी ऑफ़र करती थी मैं और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सिया उसको ऑफ़र करते हैं कि भाई क्या हम चलें फायरवर्क्स देखने, लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम है, इसलिए इस तरह की कोई चीज़ दोबारा मुझे कभी मत पूछना। देखते हैं उसकी बात सुन के ना सिया रोने लगती है और अपना एमसी हमें बताता है उसके पास मैं उससे कभी बात नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरा आखिरी था, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल जाने के रास्ते में उसका किसी ने मर्डर कर दिया। मेरे फादर ने इसको पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको भी असैसिनेट कर दिया गया। पिछले लाइफ पे सिया ने मुझे 2 बार इन्वाइट किया था, पहला आज जो कि है मून फेस्टिवल और दूसरा 1 साल बाद जब था यंग क्लैन का फेस्टिवल, और ये वही फेस्टिवल है जब उसका मर्डर कर दिया गया। और ये सब याद करने के बाद जो अपना एमसी होता है वो सिया से कहता है वैसे सिया क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि आज मून फेस्टिवल है। और सुंदर जो सिया होती है बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है आपको ये याद था, मुझे लगा कि आप इसे भूल चुके होंगे, क्या आप सच में मेरे साथ जाने वाले हैं। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो चलो इसी बात में हम तुम्हारे लिए शॉपिंग पे चलें। और सुनते जो सिया होती है बहुत ज़्यादा खुश होकर कहते हैं कि बढ़िया चलो अभी चलते हैं। और जो अपना एमसी हमें बताता है ये मेरे लिए एक और प्रीशियस अपॉर्चुनिटी है, मैं वो सेम चीज़ दोबारा होने नहीं दे सकता और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं और उसके फेम को वापस ला सकूं। और उसका थोड़ा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और सोच रहा था मेनली इस टाइम पे मैं हमेशा मेडिसिन खाया करता था और बुक्स पढ़ता था और घर से बाहर कभी नहीं निकलता था, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। आयरॉनिकली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस ओल्ड मैन का थैंक्स कहना चाहिए जिसका ओमनिसेंस ऑरा की वजह से ये सब हो रहा है और मेरी बॉडी जो इंप्रूव हुई है उसे भी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तभी अपने एमसी को उसका बाप बुलाता है और अपना एमसी कहता है कि क्या फादर, और वो पीछे पलट के देखता है तो उसका जो बाप होता है ना वो हंसते हुए कहता है तू सच में बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है। और हम तभी देखते हैं उसका जो बाप होता है ना उसके कंधे में उसको थपथपाने लगता है और एम्बैरेस कर रहा होता है। तो अपना जो एमसी वो कहता है कि फादर बाकी सारे डिसाइपल देख रहे हैं, लेकिन जो उसका बाप होता है वो कहता है हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसने लगता है। उसका जो उसका बाप होता है वो कहता है वैसे हायरिन बस इसे फिजिकल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की जगह पे तुम्हारा क्या ख्याल है हमारी फैमिली के मार्शल आर्ट को सीखने का। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था फादर। और जो उसका बाप होता है वो खुश होता हुआ कहता है ओ अच्छा तो मैं जल्दी से तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्टर को अरेंज कर देता हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है वेल मेरे दिमाग में ऑलरेडी कोई है। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन तभी वहाँ पे ना कोई ब्रदर करके चिल्ला के आती है और हमें पता चलता है ये सिया होती है जो कि अपने एमसी के आते ही गले लग जाती है। और सिया को इस तरह से खुश देख के उसका जो बाप होता है वो कहता है तो हमेशा अपने ब्रदर के पास ही आती हो जबकि तुम अपने फादर को इग्नोर मारती हो क्यों। और जो सिया होती है वो कहती है कि पापा देखिए ये जो कपड़े हैं ये मुझे ब्रदर ने दिलाए हैं, क्यों ये सुंदर है ना। और उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और सिया होती है वो कहती है आपको पता है ना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ राइट। और अपना जो एमसी होता है इनको देख के स्माइल करते हुए सोच रहा था मेरी बॉडी बदलने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनको बचा सकता हूँ, मुझे अपने आप को भी बचाने की ताकत रखनी होगी और उसके लिए मुझे मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी और वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए ऐसी लग रही थी जैसे कि वो इसमें मास्टर है। और जैसे वो प्रैक्टिस करके खत्म करती है तभी वो कहती है आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज तो मैं इस जैसी टूटी फूटी जगह पे लेके आई है। और ये होती है ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड मो बियोंग। और हमें पता चलता है ये अपना एमसी है जो कि वहाँ पे आके कहता है हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुके हैं, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और अपने एमसी को इस तरह से देख के जो मोबियोंग होती है वो सोच रही थी ऐसा लग रहा है कि जो र्यूमर्स थे इनके रिकवरी का वो सही था। मैंने आज से पहले कभी इस ट्विस्टेड आदमी से बात नहीं की तो आखिरकार इसके पास ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट होगी। और उसके बाद तो उससे पूछती है तो तुम्हारा मतलब क्या है। और इतना सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना अपना सर झुकाते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड्समैन स्किल सीखनी है, इसलिए प्लीज तुम मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर रख लो। और ये सुनते ही जो मोबियोंग है ना वो शौक हो जाती है और वो सोची थी मैंने र्यूमर्स सुनी थी कि ये इंसान कुछ महीने पहले बदल चुका है। हालांकि क्या कोई पर्सन सच में इस तरह से बदल सकता है। बहुत सारे लोग मुश्किल परवरिश के बाद भी सीधी जिंदगी जीते हैं, पर जो यंग मास्टर हैं वो सालों से सिर्फ नफरत में ही डूबे रहे।
वो भी अपने परिवार और हर किसी से अपना रिश्ता तोड़ते हुए। ये सब सोचने के बाद तो अपने एमसी को सीधे मना कर देती है और अपना एमसी ये सुन के शॉक हो जाता है और उससे कहता है क्या मैं रीजन जान सकता हूँ। जो मो बियोंग होते हैं वो कहती है मैं रीजन को इन्वेस्टिगेट करने में बिजी हूँ कि आखिरकार क्यों त्यानजोंग क्लैन के सिगरेट आर्ट्स रुक गए हैं। और उसके बाद जो मो बियोंग होती है ना वहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है सॉरी यंग मास्टर योंग, लेकिन जो लोग हैं वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होते। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोचा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो अभी मुझे एक पैथेटिक पर्सन समझती है। मेरे पास्ट में जो इंस्ट्रक्टर मो बियोंग थी वो रेयरली किसी से इंटरेक्ट करती थी और इवन क्लैन के अंदर भी बहुत ही कम लोग थे जो उनके बारे में अच्छे से जानते थे और वो इस चीज़ को किसी पर्पस की वजह से नहीं छुपाती थी। और मैं ये चीज़ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने इसको फ्यूचर में एक्सपीरियंस किया है। इंस्ट्रक्टर मो की जो मार्शल कला है वो हमारे क्लैन के किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहीं ज़्यादा गहरी है। और हम तभी मो बियोंग को देखते हैं जो कि पीछे देखती है और देखती है कि अपना जो एमसी है ना वो घुटने में बैठ चुका है। और ऐसे देख के जो मो बियोंग होती है वो शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, आखिरकार एक क्लैन का सबसे बड़ा बेटा ऐसे मामूली बात के लिए किसी के सामने घुटने के बल कैसे आ सकता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं है। और उसके बाद वो बताता है कमांडर मो बियोंग किसी ने भी डाबी सेक्ट के खिलाफ जंग में उससे ज़्यादा योगदान नहीं दिया। इस दौरान उसे ड्रैगन ब्लड फ्लावर का भी टाइटल मिला जो एक औरत के लिए ज़्यादा प्रशंसा वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने त्यानजोंग क्लैन को दोबारा बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की जब तक कि उसे एक रहस्यमयी मौत नहीं मिल गई। उसने इस क्लैन के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी और मैं इस चीज़ को दोबारा होने नहीं दे सकता। और इस तरह से अपने एमसी को देख के जो मो बियोंग होती है ना वो भी सोची थी इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, वो सच में एक नए पत्ते में बदल चुका है। और उसके बाद तो अपने एमसी से कहती है ठीक है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या सच में? और जो मो बियोंग होती है वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम मुझे एक लड़ाई में हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लूंगी। सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा गैप है पावर का। और ये सब वो कह ही रहा था कि तभी जो मो बियोंग होते हैं वो कहते हैं कि बस एक सिंगल टच, अगर तुमने अपने स्वॉर्ड से मुझे एक बार भी टच कर लिया तो तुम जीत जाओगे। हाँ, बात अलग है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और क्योंकि ये एक डुअल है इसीलिए मैं अपनी क्यूआई और त्यानजोंग क्लैन के मार्शल आर्ट को यूज़ नहीं करूँगी। तो क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? और जो अपना एमसी होता है वो धीरे धीरे उठते हुए सोच रहा था मैं जब से रिग्रेस हुआ हूँ तब से मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। और उसके बाद तो जोश में आके कहता है कि ऑल राइट चलो फाइट करते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो नीचे गिरा है और वो सोच रहा था इससे पहले कि मैं उनके सिंगल हेयर को टच करता मैं नॉकडाउन हो गया, हमारे बीच बहुत ही बड़ा गैप है। और तभी जो मो बियोंग होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गई, तो चलो मैं अपने रास्ते निकलती हूँ। लेकिन हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे फिर से मो बियोंग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। लेकिन जो मो बियोंग होती है ना उसके हाथ में हमला करके उसके स्वॉर्ड को निकाल देती है और उसके बाद जो अपना एमसी है ना उसको हर बार वो पीटती रहती है। लेकिन जो अपना एमसी है वो हर बार यही कहता है कि हमारा भी खत्म नहीं हुआ और वो फिर से रेडी हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है ना वो उठने के हालत में नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कहता है कि हमारा अभी तक हुआ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। लेकिन जो मो बियोंग होती है ना वो अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहती है आपके एफर्ट्स तारीफ के लायक हैं यंग मास्टर। और उसके बाद तो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि गुस्सा हो चुका होता है और उसके बॉडी के चारों तरफ रेड कलर की ऑरा निकलती है। और हम देखते हैं इस चीज़ को मो बियोंग भी महसूस कर लेती है और वो जैसे पीछे पलटती है वो देखती है कि अपना एमसी उसके चारों तरफ ना रेड कलर की ऑरा है। और इसको देख के जो मो बियोंग होती है वो सोची थी कि क्या रेड ऑरा, ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है त्यानजोंग का, आखिरकार ये है क्या? और उसके बाद अपने एमसी से कहती है यंग मास्टर प्लीज़ अपने होश में आइए। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा होता और वो एक ही पल पे मो बियोंग के पास आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जो मो बियोंग होती है ना उसके ऊपर हमला करके उसको ब्लॉक कर लेती है। तो सोच रही थी ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो इतना सोच रही थी कि तभी जो अपना एमसी होता है ना वो उसके ऊपर आकर हमला करने लगता है। लेकिन जो बो यांग होते हैं ना उसके अटैक को भी ब्लॉक करके ना सीधे दूर जाके दीवार पे लगती है। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती तभी जो अपना एमसी है ना उसके पास आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसकी स्वॉर्ड उसके गले में लगने वाली होती है कि जो मो बियोंग होती है वो सोची थी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है उसे काउंटर करने के अलावा। तो वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है सोरिन ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म। लेकिन तभी वो देखती है कि जो अपने एमसी का स्वॉर्ड है ना उसके गर्दन के पास आके ही रुक जाती है और इसे देख के वो भी शॉक हो जाती है। तभी जो अपना एमसी हो एक स्माइल देते हुए कहता है मैंने तुमको टच कर लिया ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड, नहीं मेरा मतलब मास्टर मो बोयांग। और इतना कहते ही ना वो नीचे गिर जाता है बेहोश होके। लेकिन यहाँ पे जो बोयांग है वो जैसे साइड पे देखते वो शौक हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ की जो दीवार है ना वो अपने एमसी के ऑरा से ही कट गई थी जबकि अपने एमसी ने एक वुडन स्वॉर्ड पकड़ा था। और वो कहती है आखिरकार ये है क्या चीज़। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो बोयांग के सामने है जहाँ पे जो अपना एमसी है ना वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। और इस सब चीज़ों को बोयांग भी देख रही थी और वो सोच रही थी क्या यंग मास्टर हमेशा से इतने टैलेंटेड थे, इन्होंने कुछ ही दिन में सोरिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और अजूरी बैम्बू स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया। पहले तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इनके पास कोई मार्शल टैलेंट है।
और तभी जो अपना एमसी है ना वो उसके पास आके कहता है तो ये कैसा था। और जो मो यांग होते हैं वो कहती है तुमने अभी तक इसके रहस्य के बारे में पता नहीं लगाया, लेकिन देखते हुए कि तुमने 2 स्वॉट मेथड को बिना प्रॉब्लम के तुमने सीख लिया और ये भी देखा जाए कि तुम्हें इसमें कितना टाइम लेगा, तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट है। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करती है मास्टर। लेकिन जो मो बोयांग होती है वो तो अपने एमसी की उसी शक्ल को याद कर रही थी जब अपना एमसी उस टाइम अपने ऑरा को रिलीज़ कर रहा था। और उसके बाद वो अपने एमसी से कहती है वैसे तुम मार्शल आर्ट्स को इतनी तेज़ी से सीख रहे हो कि मुझे भरोसा भी नहीं हो पा रहा। मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रही कि कुछ टाइम पहले तुम अपनी बीमारी के कारण अपने बेड पे बस पड़े हुए थे। तुम सच में इनक्रेडिबल हो। और उसके अलावा तुम्हारी वो जो पहले की रेड क्यूआई थी। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या फिर से? मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि मैंने आपके हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही सफ़र कर लिया, इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं। और वो अपने सर के घाव दिखाता है जो कि उसके हमले की वजह से हुआ था। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो कहता है यहाँ पे बस आप ही हो जो इस क्लैन के सबसे बड़े बेटे के साथ इस तरह से ट्रीट करती है, ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड। और ये सुनने के बाद जो मो बोयांग होता है वो कहती है हाँ अगर तुम जवाब देने को रिफ्यूज़ करती हो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, लेकिन मैं स्टिल रिस्पॉन्सिबल हूँ इस त्यांगजोंग क्लैन को सर्व करने में, इसीलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक मोमेंट को ऑब्जर्व करूँगी। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या ये थोड़ा सा डरावना नहीं है? और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं रात हो चुकी है और अपना जो एमसी है वो अपने रूम पे बैठा होता है और वो सोच रहा था जब से मैंने सोरेन ड्रैगन एम्प्रेस स्वॉर्ड और अजूरा बैम्बू स्वॉर्ड का यूज़ किया है मैं तब से इसको फील कर पा रहा हूँ। त्यांगजोंग के जो मार्शल आर्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट है और ये तो होना ही था। आफ्टर ऑल जो त्यांगजोंग क्लैन है उसके मार्शल आर्ट ओरिजिनली डिमोनिक सेक्ट के हैं। उसके बाद तो हमें बताता है बहुत समय पहले त्यांगजोंग क्लैन के एक पूर्वज जो कि भ्रमण करने वाले एक मार्शल आर्टिस्ट थे जो कि हनन में न्याय की तलाश में थे। उन्होंने हिडन सेक्ट कल्ट के मास्टर से 2 डिमोनिक आर्ट्स सीखी जो ना कि कोई ऑर्थोडॉक्स सेक्ट थी और ना ही एक डिमोनिक सेक्ट। लेकिन उन्होंने डिमोनिक आर्ट सीखने के बाद अपने न्याय के पाथ को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस आर्ट स्टाइल पे कुछ सुधारने की कोशिश की और बहुत टाइम तक इसमें सुधार करने के बाद उन्होंने इस डिमोनिक आर्ट्स को सोरिन ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और अजूरा बैम्बू स्वॉर्ड में बदल दिया। लेकिन उसकी जो शक्ति थी वो काफ़ी कम हो गई, लेकिन इस दौरान फिर भी ये अभी भी हनान के सबसे महान तलवारबाजों को जन्म देने के लिए काफ़ी थी। डिमोनिक मार्शल आर्ट ऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन के साथ यूज़ करने पे ये इसको अधूरा बना देता था। हालांकि ये उससे पीक पे तो पहुंच गए थे लेकिन सबसे ऊपर पहुंचना इम्पॉसिबल था। इसीलिए वो जो पूर्वज थे उन्होंने इस मार्शल आर्ट के ओरिजिन को एक सीक्रेट रखा। लेकिन बहुत टाइम के बाद ये सामने आ गया, वो भी हमारे क्लैन का अंत लेके। हालांकि मेरे पास एक रास्ता है इस अनस्टेबल और इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट को कंप्लीट करने का। कोई ऐसा एक जिसने कि फ्यूचर को एक्सपीरियंस किया है वो ही इसे कर सकता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है अगले दिन पे जहाँ पे जो अपना एमसी वो अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठा होता है और जो अपना एमसी है वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं जगल क्लैन में एक बार घूम के आऊँ फादर। और जो उसका बाप होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पे क्या काम है? और तो जो अपना एमसी वो कहता है मैं रिकवर हो गया और मैंने मार्शल आर्ट भी सीख ली, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि द ग्रेट जगल क्लान पे घूम के आना एक अच्छा आइडिया होगा, जैसे किसी ने मेरे पैदा होने से पहले ही वहाँ पे मेरी अरेंज मैरिज कर दी थी। और तभी जो उसका बाप होता है वो कहता है टाइम कितनी जल्दी चला जाता है ना, जगल क्लैन और हमारे क्लैन ने डिसाइड किया था अरेंज मैरिज की तुम्हारे पैदा होने से पहले। और मुझे जहाँ तक याद है उसकी लड़की का नाम। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है जगल चे योंग योंग। और उसका जो बाप होता है सुनते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं जगल योग्यल के साथ बहुत अच्छा दोस्त हूँ और उसको जब पता चलेगा कि तुम वहाँ पे जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और जहाँ तक मैंने सुना है कि उसकी जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो बताओ तुम कब निकलना चाहते हो? और उसकी जो मॉम होती है वो कहते हैं कि रुकिए, हायरन अभी जस्ट ही अपने हेल्थ से रिकवर हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि ये उसके लिए बेहतर होगा अगर वो यहाँ पे वो थोड़ा और टाइम रुके। और तो जो उसका बाप होता है वो हंसते हुए कहता है अरे उसकी उम्र हो चुकी है, अभी घूमते हुए दोस्त बनाना और एक्सपीरियंस कलेक्ट करना ये उसका एक पार्ट है, और मैं भी लगभग उसी के एज था जब मुझे योग्यल मिला था। और ये सुनकर उसकी जो मॉम होती है वो कहती है हाँ मैं समझ गई, जैसी आपकी इच्छा। हालांकि उसे अपने सेफ्टी पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक लंबा रास्ता जाने वाला है और इस जर्नी में उसे 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाएगी, इसलिए उसको एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। और उसकी मॉम की बात खत्म होते ही हमारा सीन मोबियोंग की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे जो मोबियोंग होती है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जो अपना एमसी होता है उसको देख के कहता है मास्टर मो, आखिरकार आपके पीछे ये जो 2 लोग हैं वो है कौन? और उसके इतना कहते ही वो दोनों लोग ना अपने एमसी के पास आने लगते हैं और उसके बॉडी को ना ऐसे चेक करने लगते हैं। और एक बंदा कहता है ये ज़्यादा बड़े तो नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और जो अपना एमसी है उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके बॉडी के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। और हम तभी दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि स्माइल देते हुए कहता है अच्छा तो ये बात सच है कि आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ ऐसा लग रहा है कि ये बात सच है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
और इन दोनों के देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम दोनों शायद वो राइजिंग घोस्ट ब्लेड्स हो गए, तुमसे मिलके खुशी हुई। और तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर, हम और ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड हम लोग आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो पहला बंदा होता है वो कहता है यंग मास्टर की बॉडी के अंदर पोटेंशियल है बल्कि होने का। और तभी हमें पता चलता है ये है 2 राइजिंग घोस्ट ब्लेड्स जो है जुनूक और नामुक। और इनको देखे जो अपना एमसी है वो सोचा था ये भले ही बहुत ज़्यादा मसल वाले लग रहे हैं लेकिन ये स्वॉर्ड्स में इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि ये एक स्वॉर्ड ब्लेड्स कहला सकें। और लगता है कि फादर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं मेरे लिए बॉडीगार्ड सिलेक्ट करने में। और उसका जो अपना एमसी है वो कहता है हमारे जर्नी का जो रास्ता है वो मैं डिसाइड करूंगा, इसलिए मुझे खुशी होगी अगर तुम लोग बिना किसी सवाल के मुझे फॉलो करोगे तो। और तो जो जुनूक होता है ना ये सुनते एक स्माइल करके कहता है ठीक है। ये सुन के जो अपना एमसी है वो कहता है कि ग्रेट चलो फिर निकलते हैं। और उसके बाद तो जाने से पहले ना अपने फैमिली से मिलता है जहाँ पे उसकी जो बहन सिया होती है और रोते हुए कहते हैं कि ब्रदर क्या आपको सच में जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो अपना एमसी होता है उसके सर पे हाथ रखे कहता है मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सेंट्रल फेस्टिवल पे तुम जहाँ जाने को बोलेगी मैं वहाँ जाऊँगा तुम्हारे साथ। और ये सुनते ही सिया होती है वो कहते हैं कि क्या सच में। और जो अपना एमसी होता है हंसते हुए कहता है ऑफकोर्स। और उसके बाद तो अपने पेरेंट्स को देखता है और देन कीजोन के पास जाके कहता है कीजोन मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं फैमिली और सिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों में रख के जा रहा हूँ। और जो कीजोन होता है वो अपने एमसी को देख के सोचा था क्या ब्रदर हमेशा से इतने लंबे थे। और उसका तो कहता है कि आप चिंता मत करिए मैं अपने जान में खेल के उनको बचाऊंगा। और उसका जो अपना एमसी वो अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है मॉम एंड डैड मैं फिर चलता हूँ। और उसके बाद तो उन लोगों को लेके चला जाता है लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तभी उसको कोई चिल्लाए कहता है यंग मास्टर। और अपना एमसी जैसे पीछे दिखता है उसको एक याद आती है कि जब उसके पास्ट लाइफ पे उसको अरेंज मैरिज करवा के उसको ले जाया जा रहा था तभी भी उसको पीछे से किसी ने चिल्ला के बोला था यंग मास्टर। और हम देखते हैं वो योना होती है जो कि कहती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और प्रेजेंट में भी ऐसा ही हो रहा था, जो योना है वो अपने एमसी के पास दौड़ के आई होती है और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या योना। और इस तरह से योना को देख के जो जुनूक होता है वो कहता है आपको इसे रिफ्यूज कर देना चाहिए यंग मास्टर, ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस है एक सर्वेंट गर्ल के लिए। लेकिन अभी जो अपना एमसी वो कहता है एक मिनट के लिए रुको। और उसके बाद तो अपने घोड़े से उतर के यूनहा के पास आने लगता है। और इसे देख के यूनहा को ऐसा लग रहा था कि उसे मारेगा लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको गले लगा लेता है। और इसे देख के जो यूनहा होती है वो भी शौक हो जाती है और कहते हैं कि यंग मास्टर। और इस चीज़ को देखे जो बाकी लोग होते हैं ना वो भी समझ नहीं पा रहे होते कि अपना एमसी क्या कर रहा है। और तो जो अपना एमसी है वो यूनहा से कहता है यूना तुम हमेशा मेरे साइड रही हो और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा। और हालांकि अभी मैं जिस पाथ पे जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली दूर और डेंजरियस है और फिलहाल के लिए मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हारे ऊपर कोई खतरा भी आने नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरी एक प्यारी फैमिली हो। इसीलिए प्लीज़ तुम मेरा फादर मदर कीजवांग और सिया के साथ वेट करो, तुम ये कर सकती हो राइट। और ये सुनते जो योना होती है वो कहती है ठीक है यंग मास्टर। और उसका जो अपना एमसी है वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचा था जब मैं दोबारा इस क्लैन में वापस आऊँगा तब बहुत कुछ बदल चुका होगा, मैं ज़रूर अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा और अपने क्लैन को गिरने से बचाऊँगा। और ये सब कुछ इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट को कंप्लीट करने के साथ स्टार्ट होगा। तो उसके बाद अपना एमसी बड़ी तेजी के साथ जगल क्लैन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो सोचा था मुझे माफ कर देना फादर लेकिन जगल क्लैन बस एक एक्सक्यूज था। जो जगल क्लैन है वो ज़्यादा दूर नहीं है उड़ान माउंटेन से और हमारे क्लैन का जो इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट है उसको परफेक्ट करने का जो सीक्रेट है वो उड़ान माउंटेन पे ही है और इसीलिए हम उड़ान माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी किसी जगह पे लेटा हुआ है और वो सोचा था ये जगह तो हम देखते हैं वहाँ पे हर जगह पे बस पानी ही पानी होता है। अपना एमसी वहाँ पे ऐसे टहल ही रहा था कि तभी उसके पैर में कुछ लगता है और वो जैसे नीचे देखता है नीचे कोई तो बोर्ड जैसी चीज़ पड़ी होती है और अपना एमसी उसको उठाता है और उसको पढ़ने लगता है। और उसको जैसे ही वो देखता है वो पूरा शौक हो जाता है और कहता है ये तो तियानजोंग क्लैन है। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसे और उसका जो जैसे ही पीछे में दिखता है उसका पूरा क्लैन जल रहा था और इसे देखती वो पैनिक करने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं। और उसके बाद ना उस क्लैन के अंदर आने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे वो डिवाइनिंग मास्टर आके कहता है बेवकूफ़। और ये देखती है अपना जो एमसी है ना वो डर जाता है और तभी जो डिवाइनिंग मास्टर होता है वो कहता है तुम्हें हेवेंस तक के अगेंस्ट जाने वाली एक पॉसिबल ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन तुम्हें देखो तुम बच्चों की तरह चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसे देख के जो अपना एमसी है वो कहता है वो पहले वाला ओल्ड मैन आगे का तुम यहाँ पे कैसे। लेकिन तभी वो कहता है तुम कभी भी कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, तुम हमेशा से। और इतना वो कह ही रहा था कि तभी उसके सर को चीरते हुए एक तलवार आती है और कोई कहता है आखिरकार तुम लड़ाई के बीच में क्या सोचने लग गए। और हम देखते हैं ये मो बोयांग होती है और वो अपने एमसी के साथ एक्चुअल में फाइट के अंदर होती है और क्योंकि अपने एमसी का ध्यान उस फाइट में नहीं था तो जो मो बोयांग होती है ना वो अपने एमसी के हाथ में हमला करके उसके स्वॉर्ड को नीचे गिरा देती है और अपने एमसी के गर्दन में उसकी स्वॉर्ड रख देती है। और ये देख के जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। और तो जो मो बोयांग होती है वो कहती है यंग मास्टर यंग ऐसा लग रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे,
क्या आपको कोई परेशानी है? लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं, बस थोड़ा सा मैं कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रहा। और तभी जो जुनूक होता है वो कहता है यंग मास्टर, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आपका क्या ख्याल है, हमारे साथ आप ट्रेन क्यों नहीं करते? इस एक्सरसाइज को कहा जाता है मैचिंग रिवर्सल लिफ्टिंग फ्लो या फिर एडिंग थ्रस्ट फ्लो। ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। और उसके बाद मुनुक कहता है आपको आपके साइड मसल को यूटिलाइज करके ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो स्टोन और आपकी एल्बोस है वो परपेंडिकुलर हो। लेकिन ये सब देखे जो अपना एमसी होता है वो घबराते हुए कहता है अगली बार करते हैं ना, अगली बार। और उसके बाद वो कहता है हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे तुमको ट्रिप के रिकॉर्डिंग कुछ चीज़ अनाउंस करनी है। और उसके बाद तो अपनी जर्नी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ जो अपना एमसी है वो कहता है इससे पहले कि हम जगल क्लैन पे पहुंचे, मैं चाहता हूं कि हम MT7 सेजेस पे रुकें। और ये सुन के वो लोग पूछते हैं कि MT7 सेजेस। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसको कि फेमस हर्बलिस्ट ने लिखा था कि जो MT7 सेजेस का माउंटेन है वहाँ पे नॉर्मली 100 ईयर्स पुरानी जिनसिंग मिल जाती है। और इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ पे मंकी वाइन भी मिलती है जो कि नॉर्मली जियांगू के बाकी हिस्से में बिल्कुल नहीं मिलती। और ये सुनते इन दोनों भाइयों के मुंह पे तो लाल टपकने लगती है और कहते हैं कि क्या मंकी वाइन, आपने यही कहा ना? और जो अपना एमसी है वो कहता है मैंने सुना था कि तुम दोनों को शराब इतनी ज्यादा पसंद है कि लोगों ने तुमको टूर एज इन डंकन घोस्ट कहना चालू कर दिया है। तो जो जुनूक होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, हम आपकी जर्नी में सपोर्ट जरूर। और तभी जो मो बुयांग होते हैं ना वो कहती है यंग मास्टर यंग, जो MT7 सेज रीजन है वो डिमोनिक सेक्ट के पास है और एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जैसे कि हमारी तियानजोंग क्लैन अगर वहाँ पे जाएगी तो वहाँ पे ट्रबल हो सकता है। तो जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है आखिर उनको कैसे पता चलेगा कि हम तियानजोंग के हैं? अगर उन्होंने हमें पकड़ा भी तब हम बोल देंगे कि हम किसी अलग क्लैन से हैं। और ये सुनते ही जो मोबयांग होती है गुस्से से चिल्ला के कहती है आखिर आप कैसे एक तियानजोंग क्लैन के हायर इस तरह की डिसरिस्पेक्टफुल बातें कह सकते हैं, और आखिरकार आपके क्लैन के प्राइड का क्या? लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? अगर हमें कोई ग्रेड 3 इविल मिल जाते हैं तो मैं इसको कहने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा कि मैं किसी डिमोनिक सेक्ट से हूँ। और वैसे भी सरवाइव करना किसी प्राइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी जो जुनूक होता है वो कहता है वैसे इंस्ट्रक्टर मो, आखिरकार हम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट डिमोनिक सेक्ट से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? आई थिंक हमें यंग मास्टर की बात को सुनना चाहिए। और जो मो होती है वो कहती है तुम पक्का श्योर हो ना, कहीं तुम ये पीने के चक्कर में तो नहीं बोल रहे? और हम देखते हैं ये लोग का एक्चुअल प्लान वही होता है, ये लोग साले पक्के नशेड़ी हैं, ये पीने के चक्कर में ही बोल रहे थे। तभी अपने एमसी को देखते जो भी नाटक करते हुए कहता है मास्टर मैं चाहता था कि मैं अपने प्यारे पेरेंट्स के पास कुछ जिनसिंग लेके आऊँ। हाँ, मैं अब तक उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता हूँ, इसलिए मैं सुधरना चाहता हूँ। और सुनते जो मुँह होती है वो कहती है हाँ ठीक है फिर चलो चलते हैं। ये सुनते जो अपना एमसी होता है खुश होते हुए कहता है तुम लोगों का थैंक्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है ना वो डेविल से स्माइल देके सोचा था ऑफ कोर्स मैंने झूठ बोला, क्योंकि ऐसी कोई जिनसिंग या मंकी वाइन नहीं है माउंटेन सेवन सेज पे, बल्कि उसकी जगह पे कुछ ऐसा है जो कि 100 टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है। दी डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर। वहाँ पे एक ऐसा डोम है जहाँ पे हर एक जहरीले इंसेक्ट जब मरने वाले होते हैं तब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और कई सालों बाद वो सारा जहर इकट्ठा होकर एक तालाब बन जाता है और वो जमा होके एक क्रिस्टल ऑफ पॉइजन बनता है। और कभी कभी एक सीड वहाँ पे गिरता है जो कि एक फ्लावर में बदल जाता है और वो फूल उस क्रिस्टल में खिलता है जिसके अंदर पॉइजन और डिमोनिक एनर्जी होती है, और उसको ही कहा जाता है डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर। और ये जो डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर है वो शायद माउंटेन सेवन सेजेस में ही होना चाहिए हालांकि। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो बाकी लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट पे आता है जहाँ पे दो लोग बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है क्या तुमने वो वाली न्यूज़ सुनी है कि सारे मार्शल मास्टर डिमोनिक सेक्ट के इकट्ठे हो रहे हैं माउंटेन सेवन सेज के पास? और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैंने सुना तो है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ पे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? और तभी जो बंदा होता है वो कहता है देखो तुम शौक मत होना, लेकिन मैंने ये सुना है कि डिमोनिक सेक्ट को जितने भी बेनिफिट करने वाली मेडिसिन है वो लगभग सारी वहीं पे ही मिली हैं। और उसके बाद तो उस बंदे के पास आके धीरे से कहता है और ये जो मेडिसिन है उसको कहा जाता है डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, अगर इसने इसको धीरे से कहा तो ये बात अपने एमसी को कैसे सुनाई दे रही है? और ये सब सुन के जो अपना एमसी है वो सोचा था आखिरकार इसके बारे में पूरी दुनिया को कैसे पता है? और उसके बाद जो मोबोयांग होती है वो अपने एमसी से कहती है जैसे कि आपने सुन ही लिया कि माउंटेन सेवन सेजेस पे डिमोनिक मास्टर इकट्ठे हो रहे हैं ताकि वो लोग डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर को ढूंढ सके, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ पे जाना एक अच्छा आइडिया होगा। और अपना जो एमसी है वो सोचा था मास्टर मुंह सही कह रही है, वहाँ पे जो डिमोनिक सेक्ट के मास्टर्स हैं वो इसके लिए डेफिनेटली फाइट करेंगे, लेकिन मुझे उन लोगों के बीच में जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस गोचक को ही डिफीट करना है जो कि हबीज सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट का हायर है, और वही एक लौता बंदा है जो आखिर में डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर के ऊपर क्लेम करेगा। मैंने सुना है कि वो अपने आधे साल में ही फर्स्ट रेट के पीक तक पहुंच चुका है। द डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर, इसमें कोई शक नहीं है कि एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट है मेरे मार्शल आर्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि तियानजोंग का जो मार्शल आर्ट है वो अल्टीमेटली डिमोनिक आर्ट्स ही है। और ये सब सोचने के बाद जो अपना एमसी होता है वो मोबोयांग से कहता है हाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा, हम अभी भी माउंटेन सेवन सेज में जाएंगे। और ये सुनते ही जो मोबोयांग होती है पूरी शौक होते हुए कहती है कि क्या
क्या यंग मास्टर आपने सुना नहीं कि उन लोगों ने क्या कहा? डिमोनिक मास्टर वहाँ पे जा रहे हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये जगल क्लैन जाने का एक रास्ता है और डेफिनेटली जगल क्लैन इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा, तो उनसे वहाँ पे मिलना कोई बुरा आइडिया नहीं है। और ये सुनने के बाद जो मोबोयांग होती है ना, वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है हाँ ठीक है हम चलेंगे, लेकिन वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट होंगे इसलिए हमें उनसे छुप के निकलना होगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है वैसे हमारे साथ ये राइजिंग घोस्ट ब्लेड्स तो हैं ही, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पे देखते हैं ये दोनों भाई टल्ली होके बैठे होते हैं। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जहाँ पे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट होंगे मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगा। और अपने एमसी के इस तरह के कॉन्फिडेंस को देख के जो मोबोयांग होती है ना वो भी कुछ नहीं कहती। और उसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक होटल रूम के पास आते हैं और कहते हैं फिलहाल के लिए तो हम यहीं पे ही रुकेंगे। और जो अपना एमसी सोचा था जो माउंटेन सेवन सेज है उसके आसपास का जो इलाका है वो लगभग एक अफरा तफरी की गैलरी जैसा है। मैं इतना कमजोर हूँ कि इतने खतरनाक जगह पे नहीं जा सकता, हालांकि जो एंड पे हंसेगा वही यहाँ पे विनर होगा। और ये सब कहते हुए अपना एमसी बहुत ही ज्यादा शैतानी हंसी हंस रहा था। और उसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी है वो बाकी तीनों को कहता है तुम तीनों जाके इन्वेस्टिगेट करो कि आखिरकार जो सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट है वो कितने ज्यादा इंच और बार्स को चला रही है, और एक ऐसी जगह को ढूंढो जहाँ पे ज्यादा कस्टमर्स तो ना हो लेकिन बहुत सारे घोड़े हों। उसके बाद वो सोच रहा था जो गोचक है वो यंग सेक्ट लीडर है सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट का, इसीलिए वो डेफिनेटली अपने बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे लड़ने जाएगा और उसको वहाँ पे जल्दी जाने के लिए बहुत सारे घोड़ों की जरूरत होगी। और अगर वो डिमोनिक पर्सन स्टोन फ्लावर को ले भी लेता है तभी उसको तुरंत हासिल कर नहीं पाएगा, उसको एक सेफ जगह पे लेने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले वो एक इन में रुकेगा और जाहिर तौर पे वो जो इन होगी वो सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट की ही होगी। अगर मैं गोचक को पहले ढूंढ लूँ तो डिमोनिक पर्सन स्टोन फ्लावर हासिल कर सकता हूँ क्योंकि उसने इसे पहले हासिल किया था। इसका मतलब है ये एक ऐसा लौता इन है जो कि ये सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मतलब अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो गोचक डेफिनेटली हमारे पास आएगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और अपना जो एमसी होता है वो जुनूक के साथ ना ऊपर खड़ा होकर नीचे देख रहा था। और तभी वहाँ पे नानूक का आता है और कहता है कि यंग मास्टर आखिरकार आप लोग क्या देख रहे हैं। और तभी जो जुनूक होता है वो नीचे एक पर्सन को देख के कहता है यंग मास्टर ये वो है, ये है गोचक सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर। सुनते ही जो अपना एमसी होता है पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या। और उसके बाद तो उसको ध्यान से देख के सोचा होता है उसको तो अभी माउंटेन सेवन सेज में होना चाहिए, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इसे फाइट नहीं करनी वहाँ पे। और तभी जो अपना एमसी है वो देखता है कि जो गोचक है कुछ लोगों को लेके जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आता है और उसके कान में कुछ कहता है और अपना एमसी उसको सुनने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता। और वो सोचा था सिट मैं कुछ सुन नहीं पा रहा क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा दूर हैं। और हम तभी गोचक को देखते हैं जिसके कान में उस बंदे ने जो कहा था उसको सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाता है। और देन वो चिल्ला के सबसे कहता है जल्दी से सर्पेंट ड्रैगन 8 स्वॉर्ड और द सर्पेंट ड्रैगन इलाइट स्लेशर को इकट्ठे करो, हम उनको पीछा करेंगे। और ये सुनते ही जो जुनबुक होता है ना शौक होते हुए कहता है कि क्या सर्पेंट ड्रैगन 8 स्वॉर्ड और उसके साथ सर्पेंट ड्रैगन इलाइट स्लेशर, ये दो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के। और वो तो इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि वो ये भी नहीं बता पाया कि उस बंदे ने उसे क्या कहा। और हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोचा था अगर यहाँ पे कुछ अर्जेंट हो गया है इसका मतलब मेरे पास और भी ज़्यादा ओपनिंग है डिमोनिक पर्सन स्टोन फ्लावर को छीनने का, इसका मतलब मेरे पास हायर चांस है उसको अपने आप लेने का। उसके बाद वो जुनूक से कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ हम उनके पीछे जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मोबोयांग आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है आप उनका पीछा करने वाले हो डिमोनिक सेक्ट का, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है यंग मास्टर, आखिरकार आप अपने आप को इतनी ज्यादा डेंजरस और भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में क्यों डाल रहे हैं। जो अपना एमसी होता है वो कहता है ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड जल्दी ही जियांगू में एक बड़ा बदलाव होगा और उस अफरा तफरी में हमें जिंदा रहने के लिए हमें और भी ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। और ये जो डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर है और इतना कह ही रहा था कि तभी जो मोबोयांग होती है वो कहती है जियांगू में अभी शांति है और वैसे भी हम इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं कि हमें वहाँ पे शांति पाने के लिए किसी हर्ब की जरूरत हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है आप गलत हो, आपको क्या इसकी कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक मार्शल आर्टिस्ट को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। हम बस इतने कमज़ोर हैं कि हम आसानी से इसको पाने के लिए इसके रेस में हम हिस्सा भी नहीं ले सकते। और मेरा एक सपना है डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर को पा के मजबूत होने का। अगर आपको सच में मेरे ऊपर भरोसा है हमारे क्लैन के हायर पर तो मेरे ऑर्डर को फॉलो कीजिए मास्टर मो। और ये सुन के जो मो बोयांग होती है ना वो पूरी शौक में होती है और वो सोची थी यंग मास्टर जो पहले बहुत मुश्किल से ही खुद की बॉडी का ख्याल रख पाते थे वो अभी क्या मैं इनको एक एडल्ट के तौर पे अब तक नहीं सोच रही थी। तभी हम जुनूक को देखते हैं जो कि बहुत जोर से हंसते हुए कहता है हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जो यंग मास्टर हैं उनके हार्ट पे इतनी ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी छुपी हुई है। उसके बाद जो जुनूक और नामुक होते हैं ना और दोनों अपने सर झुकाते हुए कहते हैं मैं जुनूक और मैं नामुक हम दोनों यंग क्लैन लीडर के कमांड्स को फॉलो करेंगे। और ये सब देखिए जो मोबोयांग होती है ना वो भी अपने सर झुकाए कहती है कि ठीक है अब मैं भी आपका फॉलो करूंगी, लेकिन मेरी बात अपने दिमाग में डाल लीजिए जो जियांगो है वो कोई हल्के में लेने वाली जगह नहीं है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि चलो फिर चलते हैं। और वो जाते हुए सो जाता आप चिंता मत करिए मास्टर मो, जियांगो को मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी अच्छे से नहीं जानता, आफ्टर ऑल मैंने इसको खुद से एक्सपीरियंस किया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो उनके ऊपर नजर रख रहा था और वो सोचा था
द सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के मेंबर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतने सारे होंगे। और तभी जो मो बोयांग होते हैं वो कहते हैं यंग मास्टर ये तो। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि जो गोचक है और सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स है वो लोग इनअनस्केपेबल नेट फॉर्मेशन बना रहे हैं। और ये सुनते ही जो जुनूक होता है वो कहता है कि क्या इनअनस्केपेबल नेट फॉर्मेशन, तो क्या हमें मूव नहीं करना चाहिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं, जो मेन स्क्वाड है उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और मुझे लगता है कि वो जल्दी अपने काम पे लग जाएंगे, इसीलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सही टाइम का वेट करें। और तभी वहाँ पे ना कुछ हलचल होने लगती है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने उस पर्सन को ढूंढ लिया जिसके पास वो मिरेकल मेडिसिन है, हमें नदी के पिछले साइड जाके वहाँ पे वेट करना चाहिए। और जो नामुक होता है वो कहता है कि लेकिन क्यों। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है जो बंदा भाग रहा है वो जंगल के रास्ते से आने से ज़्यादा पानी के रास्ते पे आना पसंद करेगा। और हम देखते हैं ये लोग भी उस पानी के रास्ते पे ना वेट कर रहे थे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अभी यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखो। और तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ से एक पर्सन ना भागते हुए आता है जिसकी हालत थोड़ी ख़राब थी। हम देखते हैं कि तभी उसके ऊपर ना एक स्पिरिचुअल हैंड से कोई अटैक करता है और इसको देख के अपने एमसी और ये सारे लोग पूरा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे किसी की शैडो दिखाई जाती है और वो शैडो होता है एक ओल्ड मैन का जिसके हाथ में डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर होती है। और इसको देख के जो मो बुयांग होती है ना वो कहते कि क्या ये बंदा फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लायन है। और तभी जो अपना एमसी है वो उससे पूछता है इसकी जो ओरा है वो बहुत ज्यादा ओमनिशियस है, क्या तुम उसको जानती हो। और तभी जो जुनूक होता है वो कहता है अगर आपको 100 एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट डिमोनिक मार्शल आर्ट सेक्ट से अगर चूज करना है तो ये उनमें से एक होगा। और तभी जो अपना एमसी है उसको देख के कहता है लेकिन उसे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी अच्छी हालत में है। तभी अपनी एमसी की नज़र उस फ्लावर पे जाती है और वो सोचा था ये तो डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर है, अच्छा तो ये है वो जिसके पास वो है। तब तो और इतना उसके सोचते ही हम देखते हैं कि जो ब्लड लाइन है ना उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग आके उसको घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पे गोचक आता है और वो कहता है तुम इतने टाइम से हमारे क्लैन के एलर्ट्स को मार के भाग रहे थे और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लायन से नीचे का कोई तो यहाँ पे आएगा। और ये सुन के जो ब्लड लायन होता है ना वो भी हंसते हुए कहता है हाँ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये कमज़ोर लोग घेर लेंगे। अगर टैंक क्लैन के वो कमीने लोग यहाँ पे नहीं होते तो अब तक मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। तो ये जो गोचक होता है वो कुछ निकालते हुए कहता है फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लाइन, क्या तुमने इसको पहचाना। और ये देखते ही जो ब्लड लाइन होता है वो शौक होते हुए कहता है द 1000 नीडल डाउनपोर, आखिरकार ये तुम्हारे पास। जो गोचक होता है वो कहता है मैंने कुछ ज़्यादा पैसे बर्बाद किए थे ताकि ये मेरे हाथ में आ जाए और इसके अलावा तुम ये भी मत सोचना कि ये हमारे पास बस एक ही है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाकी जितने भी डिसाइपल होते हैं ना सारे के सारे एक एक निकाल लेते हैं। और इसको देख के जो ब्लड लाइन होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इस तरह के घटिया हथियारों से गिर जाऊंगा। और तभी जो गोचक होता है कहता है फायर करो। और उसके इतना कहते ही सारे के सारे डिसाइपल अपने ब्लड लाइन के ऊपर फायर कर देते हैं। और जो ब्लड लाइन है वो देखता है कि उसकी तरफ वो हमला आ रहा है और उसका जो ब्लड लाइन होता है ना वो अपनी बहुत ज़्यादा ऑरा को रिलीज करता है और उस ऑरा से टकरा के वो सारे हथियार नीचे गिर जा रहे थे। और इसको देखिए जो अपना एमसी है ना वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होता है और वो सोचा था क्या ये। और तभी हम गोचक को देखते हैं जो कि सोचा था कि आखिरकार इसके पास इतनी ज़्यादा क्यूआई कैसे बची हुई है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो ब्लड लाइन है ना आसमान में उड़ते हुए भाग रहा है और वो हंसते हुए कहता है हाँ तुम लोग मेरे कंपेयर पे कुछ भी नहीं हो। और जो गोचक होता है वो कहता है सेकंड सर्पेंट ड्रैगन स्क्वाड शूट करो। ये सुनते ही वो लोग फिर से ब्लड लाइन के ऊपर शूट करते हैं और इस बार वो सारे के सारे ब्लड लाइन के पास आ रहे थे लेकिन जो ब्लड लाइन होता है ना वो इससे बच नहीं पाता और वो सारे के सारे अटैक उसको लग जाते हैं और वो नीचे आके गिरता है। और उसको देख एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लाइन नीचे गिर चुका है। और इसे देख के जो गोचक होता है ना वो भी चिल्लाया गया था जाके उसको मार डालो और जो मार्शल मेडिसिन है उसको छीन लो। सुनते ही सारे के सारे डिसाइपल दौड़ के सीधे ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। और जो ब्लड लाइन होता है वो कहता है तुम्हें कभी भी वो मेडिसिन नहीं मिल सकती क्योंकि मैं तुम सबको अपने साथ हेल में लेके जाऊंगा। और उसके बाद जो ब्लड लाइन होता है ना वो अपने हाथ से ही ना हर एक बंदे को काट रहा होता है जैसे कि उसका हाथ में एक चाकू है। और इस सबको देख के मो बोयांग जुनूक और नामुक इन लोगों को उल्टी सी लग रही होती है। और जो अपनी मो बोयांग होती है वो सोची थी मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह का टेरिबल ब्लड बात नहीं देखा, तो आखिरकार यंग मास्टर योंग इतना कुछ होने के बाद भी इस तरह से शांत कैसे रह सकते हैं। और हम तभी ब्लड लाइन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खून में नहा चुका था और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। जो गोचक होता है वो कहता है जाके उसकी तलाशी करो। लेकिन एक बंदा कहता है वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो गोचक होता है वो कहता है कि ध्यान से देखो वो वहीं पे होगा, हम उसका पास से ही पीछा कर रहे थे इसलिए उसको मौका ही नहीं मिला होगा उसको कहीं पे छुपाने का। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो अपने साथियों से कहता है मेरा पीछा करो और उसके बाद वो कहीं पे जाने लगते हैं। और जो अपना एमसी है वो कहता है वो जो मिरेकल मेडिसिन है वो फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लाइन के पास नहीं है और शायद मुझे पता है कि आखिरकार वो कहाँ पे मिलेगा। और जो मो बोयांग होती है वो कहती है कि क्या तुम सीरियस हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ जो फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लाइन है उसने उसको पानी की धारा के साथ छोड़ दिया होगा। क्या आपको याद है कि उसने कुछ टाइम पहले एक वाटर का बैरियर बनाया था। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो वाटर बैरियर है वो कोई अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है और उसे उन लोगों के अटैक से बचना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और उसे ऐसा करता हुआ देख के मैं पक्का श्योर हूँ कि ये वही टाइम था जब उसने उस मिरेकल मेडिसिन को पानी के नीचे छोड़ दिया।
ताकि वो बाद में बस पानी की धारा को फॉलो करके उसको ढूंढ सके। और तभी उनको पीछे से कुछ ना धमाके की साउंड आती है और इसको देखते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हमें जल्दी करना होगा। मैं श्योर हूँ कि वो लोग कुछ टाइम में पता लगा लेंगे कि आखिरकार मिरेकल मेडिसिन कहाँ पे है। और तभी उनको ना एक पर्पल कलर की ओरा दिखती है और उसके पास वो जैसे ही जाते हैं उनको वो वाली फ्लावर मिल जाती है। और इसको देखते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि मिल गया। और उसके बाद वो उसको उठा लेता है और कहता है हाँ, डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर आखिर मुझे मिल ही गई। और उसके बाद ना वो जुनू को फ्लावर देके कहता है एक सेकंड रुको प्लीज। और उसके बाद ना वो उसके अंदर से एक चीज निकालता है और उसको अपने बगल में एक फूल होता है उसको तोड़ के उसके ऊपर डालता है। और इसके देख के जो जिनूक होता है वो कहता है कि क्या ये पॉइजन है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ। इसे देख के जो मो बोयांग होते हैं वो कहते हैं एक ऑर्थोडॉक्स के मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपने साथ पॉइजन लेके घूमना अच्छी बात नहीं है। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है पॉइजन बहुत अच्छा यूजफुल टूल है और अब कि मैंने इस फूल के अंदर पॉइजन डाल दिया इसलिए हर कोई इसको देख के यही सोचेगा कि ये डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर है। और ये चीज उनको ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकती लेकिन वो उनको इतनी देर तक बेवकूफ बना सकती है जितने टाइम तक हम यहाँ से भाग सकें। और तभी जो जुनूक होता है वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा आसान था जबकि बाकी लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के लड़ रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि हमें ये मिल जाएगा क्योंकि हम तो बस उनका पीछा ही कर रहे थे। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है हम तो बस लकी थे चलो चलते हैं। लेकिन इतना वो कह ही रहा था कि तभी वो देखते हैं कि उसके हाथ से वो डब्बा गायब हो जाता है। और हम देखते हैं ये अपना ब्लड लाइन होता है जो कि अपने एमसी के हाथ से इतनी तेजी से वो डब्बा लेके चला जाता है कि इन लोगों को समझने तक का टाइम भी नहीं मिलता। और तभी जो अपना ब्लड लाइन होता है वो भागते हुए कहता है ये जो डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर है ये बस मेरा है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो यार इसके आगे के चैप्टर नहीं आए हैं तो जैसे ही आ जाएंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तुम लोग कमेंट में लिखोगे कि भाई तूने कुछ टाइम पहले भी एक न्यू सीरीज की थी बट उसके आगे का एपिसोड क्यों नहीं कर रहा। अबे नहीं है चैप्टर में कहाँ से करेगा यार। मेरे को 3-4 कमेंट आ चुके हैं आज जैसे ही मैंने वो कम्युनिटी डाला था मेरे को कमेंट आ चुके हैं कि भाई वो उसको छोड़ रहे हो क्या उसको क्यों नहीं कर रहे। अबे नहीं है भाई चैप्टर उसका मैं कहाँ से करेगा। और अभी तुम ये भी बोलोगे कि भाई तू ऐसे सीरीज क्यों नहीं पकड़ता जिसके बहुत सारे चैप्टर्स हों। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसी कोई सीरीज बची ही नहीं है जिसके ज़्यादा चैप्टर्स हों और उसको किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। सारे के सारे सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं तो न्यू ही सीरीज पकड़नी पड़ रही है हम लोगों को। तुमको यूट्यूबर का दर्द तकलीफ पीड़ा नहीं पता है भाई। सारे के सारे यूट्यूबर डिप्रेस में पड़े हैं खाने को दाना नहीं है बीवी बच्चा क्या घंटे से पालेंगे। अरे तुम दूसरों का छोड़ो यार मेरे खुद का देख लो। मेरी 2 बीवी और 15 बच्चे गोडाउन पे भूख से मर रहे हैं। छोड़ो यार मैं भी किन्हें कह रहा हूँ तुम लोगों की अगर बीवी होती तो मेरी वीडियो क्या झक मारने के लिए देखने आते। हाँ तुमको क्या पता हम जैसे अबला यूट्यूबर का दर्द पीड़ा तकलीफ। छोड़ो यार अब क्या कहना है। अब तुमको तकलीफ सुना क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अखंड सिंगल वाले लोग कहाँ से समझेंगे। तो देखो अगर तुमने यहाँ तक टाइम बर्बाद कर ही लिया है अपना तो वीडियो को यार लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।